गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि मुदगल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए मंत्रियों की निगरानी समिति का गठन किया। कमेटी में स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री साधु सिंह धर्मसोत, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान मंत्री ओपी सोनी और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू को शामिल किया गया है। इसके अलावा सीएम ने मुख्य सचिव को अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से सुनने के लिए एक अधिकारी समिति गठित करने के भी निर्देश दिए। समिति में केएमपी सिन्हा, विवेक प्रताप सिंह और हुसैन लाल शामिल होंगे, जो प्रमुख सचिव रैंक के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अधिकारी समिति कर्मचारियों से मुलाकात करेगी और उनकी शिकायतों का समाधान करने का प्रयास करेगी। किसी उचित निर्णय के लिए अपनी रिपोर्ट मंत्रियों की निगरानी समिति के सामने पेश करेगी। और सुनील जाखड़ का फतेहगंज बाजवा पर पलटवार, दूसरों पर कीचड़ उछालने के बजाय नौजवानों से सार्वजनिक माफी मांगे। नौजवानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगे फतेहगंज बाजवा। बेटे अजयवीर जाखड़ पर सवाल उठाए गए, इस पर जवाब देते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि अजयवीर जाखड़ ने किसान कमीशन के चेयरमैन के तौर पर ना वेतन लिया, ना ही कोई सरकारी लाभ लिया। और आम आदमी पार्टी के नेता आईजी कुंवर विजय प्रताप ने कहा कि कोर्ट का पूरा केस तो सिर्फ बहाना है, कांग्रेस अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नौटंकी कर रही है, ये इंसाफ का नहीं बल्कि कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासत किसी की जागीर नहीं है। साथ ही कहा कि एसआईटी सदस्य के तौर पर काम करते वक्त मेरी जांच को पूरी तरह से प्रभावित किया गया। जो ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। लेकिन जो ऑर्डर है ना जी, वो ऑर्डर भावें जिस तरीके का भी है आ गया, वो अनप्रैसिडेंटेड ऑर्डर ਸੀਗਾ। तो उसਨੂੰ चैलेंज करना सी, इंसाफ लेना सी, क्योंकि उस ਦੇ ਵਿੱਚ देखो एक सिस्टम ਹੁੰਦਾ है। जो एक कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उस चीज़ ਨੂੰ दूसरे कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, काफ़ी कुछ कहा भी गया, मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारा कुछ आया। लेकिन ਜਦੋਂ चैलेंज ਕਰਨ ਦੀ बारी आई तो कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई। बहुत सारे लोग ने जो चोਰਾਂ ਨੂੰ सपोर्ट कर रहे हैं, चोਰਾਂ ਨੂੰ सपोर्ट करे, ये पर्दा उठना है ना, ये पर्दा जनता उठाएगी, तुसी देख लेना। ये डर यही है, ये डर यही है। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ जो राज दरबार लग रहा है, यही डर है। एक एक व्यक्ति ने जो जो रोल प्ले किया है, ये सारिਆਂ ਦਾ पर्दा उठना है। ठीक है, तो पर्दा कौन उठाएगा? ये जनता उठाएगी। ਹੁਣ जनता ਦੇ ਕੋਲ पावर आएगा। ਹੁਣ जगीर नहीं रह गई किसी ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ, राजनीति किसी ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ जगीर नहीं रह गई। इस करके पर्दा उठेगा, पर्दा उठेगा, सब कुछ साफ होगा, सब कुछ साफ होगा, अपने आप जनता देखेगी। अपने अपने गुनाहां का जवाब इत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ देना पवेगा। तरनतारन की नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट की टीम पर नशा तस्करों ने तेजधार हथियारों से हमला किया। नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट के 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। वारदात को तरनतारन के गांव खैरदिनके के पास अंजाम दिया गया। घायल पुलिसकर्मियों को तरनतारन सिविल अस्पताल दाखिल करवाया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। थाना झब्बाल में करीब 25 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। डीएसपी सुच्चा सिंह के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट को सूचना मिली थी कि खैरदिनके गांव में रहने वाला एक शख्स हेरोइन बेचता है, और इसी सूचना के आधार पर तीनों पुलिसकर्मी गांव में रेड करने पहुंचे। टीम ने जब हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार कर गाड़ी में बैठाया तो नशा तस्कर के 20 से 25 साथी वहां आए और नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट के सदस्यों पर हमला किया। फड़न वास्ते इन्हों ने एक ट्रैप लाया हुआ सीगा, वो बंदा पकड़िया भी गया। अप्रोक्सीमेटली वो 50 ग्राम के पास हेरोइन सी। जो उन्होंने लैके चलन लगे तो पिंड वालिया ने वो मजामत की, साड़ी पुलिस टीम की, नारकोटिक टीम की, और उन्होंने दातरां किरपाना के नाल हमला करता साड़ी टीम के उत्ते, जिहदे नाल साडे 3 जवान जिहड़े आ वो इंजर्ड हुए हैं। उहदे संबंध च असीं रैलीवेंट सैक्शन थले FIR दर्ज करके उन्होंने तलाश शुरू की है। करीब 12 के करीब मुलजम जोड़े वो आइडेंटिफाइड है, बाकी सारे अनपछाते हैं, जिन्होंने जल्दी आइडेंटिफाई करके वो भी राउंड अप कर दें। और रूपनगर पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर धोखाधड़ी करने वाले 2 शख्स के साथ ही एक बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान श्री चमकौर साहिब के गगनदीप सिंह और मोरिंडा ब्रांच में तैनात बैंक मैनेजर मनदीप सिंह के रूप में हुई है, जो श्री अमृतसर साहिब का रहने वाला है। ये लोगों के साथ अलग अलग निवेश एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, दिनार में पैसे लगवाने का झांसा देकर पैसे ऐंठते थे।
इस केस में अब तक मनदीप सिंह से करीब 5.5 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है। रोपड़ पुलिस ने एक क्रिप्टो करंसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। तो ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ। पंजाब सरकार के छठे पे कमीशन की सिफारिशों के विरोध में प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। इस दौरान वो मरीजों की जांच नहीं करेंगे, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। डॉक्टर्स के मुताबिक पे कमीशन के संशोधन के बाद डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिस अनाउंस के साथ साथ भत्तों और पेंशन में काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। डॉक्टर्स ने सरकार से मांग की है कि पे कमीशन की सिफारिशें वापस ली जाएं। पंजाब के अस्थायी अध्यापक पक्का करने और समान वेतन की मांग को लेकर कई दिनों से लामबंद हैं। इसी कड़ी में आज अस्थायी शिक्षक संघ की शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला के साथ पंजाब भवन में बैठक होगी। बैठक में शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार और सीएम के सियासी सलाहकार कैप्टन संदीप संधू भी मौजूद रहेंगे। अस्थायी अध्यापकों ने नौकरी पक्की करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो आंदोलन को और ज्यादा तेज करेंगे। और हरियाणा बीजेपी कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के कई नेता 7 जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी वर्चुअली जुड़कर बैठक को संबोधित किया। वहीं चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी अन्नपूर्णा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत दूसरे पदाधिकारी भी जुड़े। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि बैठक में सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रस्ताव पास किए गए। इसके अलावा धनखड़ ने बताया कि जुलाई में बीजेपी राज्य में 16,000 कोरोना वॉलंटियर्स की टीम तैयार करेगी, जो सरकार की अहम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी। बैठक में किसान आंदोलन पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा, सांसद कृष्णपाल गुर्जर और रतनलाल कटारिया ने अपने विचार रखे। कोरोना काल के समय केंद्र और राज्य सरकारों ने जो सेवा की, प्रबंधन किया, उसकी जानकारी दी और इस समय में गरीबों के कल्याण के लिए कहीं मुफ्त इलाज, उनको आइसोलेशन में 5,000 रुपये, मुफ्त गरीबों को अनाज जो केंद्र सरकार दे रही है वो, किसी की डेथ होने पर 2 लाख रुपए का सहयोग, अनाथ बच्चों को सहयोग, इन स्कीमों की पूरी जानकारी दी गई। बैठक बहुत अच्छे वातावरण में सभी स्थानों पर निर्बाध रूप से चली है और आगे भी सभी बैठकें, जैसे मैंने पहले कहा, योग का कार्यक्रम भी हमारा 1800 स्थानों पर योग हुआ है और ऐसे पार्टी की सभी गतिविधियाँ ऐसे ही मतलब यथारूप में जो हमने तय किया है उसी रूप में सब गतिविधियाँ चलेंगी। कल जो संगोष्ठी हो रही है आप कहाँ होगा? कल मैं संगोष्ठियों का हमारा कार्यक्रम बना है, जो भी पार्टी ने जिम्मेवारी तय की है मैं भी उस स्थान पर पहुँचूँगा। भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा कार्यकाल है, 5 साल का पहला कार्यकाल, 2 साल का ये, उसकी जो उपलब्धियां थी, जो बातें रही मोदी जी के नेतृत्व में, उन बातों पर चर्चा हुई। कोरोना काल में, कोरोना की महामारी में, फेज़ 1 में, फेज़ 2 में जो बातें, पार्टी सेवा ही संगठन, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मिशन है, सेवा ही संगठन, उसको आगे बढ़ाते हुए किस तरह से कोरोना की महामारी में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की सेवा की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामकाज और योजनाओं की जमकर तारीफ की। जेपी नड्डा ने कहा कि एक समय में हरियाणा की छवि अराजकता, भ्रष्टाचार, लैंड डील और नियम का उल्लंघन करने वाली थी। 2014 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रदेश की छवि में परिवर्तन आया। जेपी नड्डा ने हरियाणा सरकार की मेरा परिवार मेरी पहचान की सराहना की। जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से घर घर तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की अपील की। मोदी जी की सरकार 2014 में आई और 2014 में ही हरियाणा में सरकार स्थापित हुई और सरकार बनने के बाद प्रदेश की छवि में परिवर्तन आया और हरियाणा भ्रष्टाचारी
प्रदेश से प्रगतिशील प्रदेश बनने की ओर बढ़ चला, इसको हमको समझना चाहिए। और एक जिसको कहते हैं कि मोमेंटम गेन करते हुए विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात के मंत्र को लेकर के चलने का काम मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में सबको साथ लेकर के चलने का हुआ है। अगर हम देखें तो अगर ये हमारा कार्यक्रम मेरा परिवार मेरी पहचान योजना, इसके तहत आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जो लोग निचले पायदान पर थे उनको सशक्तिकरण करने का काम लिया गया, उनको ऊपर उठाने का काम किया गया और मेरा परिवार मेरी पहचान योजना को एक सफल आयाम तक पहुंचाने का काम हरियाणा की सरकार ने किया है। किसान आंदोलन से गायब हुई एक नाबालिग लड़की को अमृतसर से बरामद किया गया। परिवार का आरोप है कि किसान आंदोलन में शामिल होने आए एक युवक ने लड़की को 4 दिन तक बंधक बनाए रखा। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इस घटना का संज्ञान लिया। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक सिंघू मोर्चा पर एक प्रवासी परिवार की नाबालिग लड़की एक लड़के से मिलने के लिए पंजाब भाग गई थी। लड़की अब परिवार में वापस आ गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने महिला समिति के सदस्यों के साथ नाबालिग लड़की की मां से मुलाकात की और उन्हें पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि घटना की सूचना राय थाना में पहले ही दी गई थी। अब लड़की के वापस आ जाने के बाद पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह ने कहा कि 12वीं का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। 12वीं का रिजल्ट 10वीं और 11वीं के आधार पर निकाला जाएगा। 10वीं के 30% और 11वीं के 10%, 12वीं के 60% के आधार पर परिणाम घोषित किए जाएंगे। एक वीडियो में शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि सभी विद्यालयों से मेरा अनुरोध है कि 28 जून से 7 जुलाई तक पोर्टल खुलने जा रहा है, जिस पर 10वीं के 11वीं के सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट हर विद्यालय डालें, ताकि 12वीं का रिजल्ट आकलन कर घोषित किया जाए और उसमें कोई देरी ना हो। इस बार हमें जो 12वीं की परीक्षा नहीं हो पाई उसके परीक्षा परिणाम को तैयार करते हुए 10वीं कक्षा का 30% लेंगे, 11वीं कक्षा का 10% लेंगे और 12वीं कक्षा का 60% लेंगे। क्योंकि 11वीं कक्षा का 10% इसलिए ले रहे हैं जबकि सीबीएसई 30% ले रहा है कि पिछले वर्ष जो बोर्ड द्वारा परीक्षाएं 11वीं कक्षा की ली गई थी सभी संपन्न नहीं हो पाई थी। इस कारण से बोर्ड ने 11वीं के अंकों का 10% 12वीं की परीक्षा परिणाम में शामिल करने के लिए लिया है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन पर चर्चा के लिए आज छात्रों से वर्चुअली मुखातिब होंगे। इसे लेकर शिक्षा मंत्री ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी। कहा कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन से जुड़ी उनकी चिंताओं और सवालों पर चर्चा करने के लिए आज शाम 4 बजे छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। और अगर किसी का कोई संदेह या सुझाव है तो फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से साझा कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर प्रधानमंत्री आवास पर हुई सर्वदलीय बैठक करीब 3 घंटे तक चली। बैठक में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत 14 नेता मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि वो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। सभी सोसाइटी के लिए सुरक्षित माहौल होना जरूरी है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन सबको देशहित में काम करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर को फायदा हो। जब लोगों तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलता है लोगों को, तो लोगों में विश्वास पैदा होता है, लोगों का सहयोग मिलता है और ये आज जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को मौका मिलना चाहिए, वो देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के सभी आए हुए नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे। जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हर वह कार्य करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि बातचीत के लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत सरकार की है। बातचीत के लिए एक माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पे ज़्यादा बनती है, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि आतंकवाद के रहते रहते बातचीत करना मुश्किल है। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जैसे शख्स ने कहा था
कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हमारे दोस्त बीच बीच में बदल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारा हमसाया है, पड़ोसी है और रहेगा। कहीं ना कहीं हमें ऐसे बैक चैनल्स का इस्तेमाल करके जो आजकल तनाव का थोड़ा सा माहौल है, उस माहौल को दुरुस्त करना है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे। करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने का काम जोरों पर है। इसके तहत कल्चरल कॉरिडोर का निर्माण करवाया जा रहा है। इस कॉरिडोर के बनने से करनाल शहर की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। इस कॉरिडोर को जल्द ही पूरा करके जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। ये सड़क दोनों तरफ करीब 4 किलोमीटर के आसपास है। अग्रसेन चौक से लेकर ब्लडी बाईपास तक सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पर पेवर ब्लॉक लगाए जा चुके हैं। वहीं चैनल लिंकिंग फेसिंग का काम भी पूरा हो गया है। 4 किलोमीटर तक दोनों तरफ पौधे लगाए जा रहे हैं। इस सड़क की खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब 6 साइट्स पर पेंटिंग नजर आती है। इसमें महाभारत से जुड़े प्रसंगों की तस्वीर, हरियाणवी संस्कृति और आधुनिक कृषि को लेकर मनमोहक और आकर्षक तस्वीर बनाई जा रही है। हमारी स्मार्ट सड़क है एनडीआरआई चौक से लेकर के बलडी बाईपास तक। लगभग एक तरफ का देखें तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसके अलावा साइड में रेलिंग्स लगाने का कार्य पूरा हो गया है। उन रेलिंग्स पे उस ग्रिल पे बेसिकली वर्टिकल क्रीपर्स, वर्टिकल पौधे लगा करके उसको ब्यूटिफाई करने का कार्य चल रहा है। 6 जो है उसमें दीवारें बनाई गई हैं, उन पे पेंटिंग का कार्य लगभग समाप्ति पे है। और जो सेंट्रल वर्ज है उस पे स्पीकर्स लगाएं ताकि जो सुबह शाम लोग घूमते हैं उनको हल्का हल्का संगीत मधुर सुनाई दे।